कि जैसे-जैसे दिन अब आगे बढ़ते चले जाएँगे, आपको जो वो कहते हैं ना सर डर लग रहा है, सब बहुत डर लग रहा है। सर ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा पढ़ लिया, लेकिन जो है फिर याद आता है लगता है सर कुछ भी नहीं पढ़ा सर। कभी लगता है पूरा पढ़ लिया, कभी लगता है कुछ भी, कभी लगता है फॉर्मूला याद नहीं हो रहा था, फॉर्मूला ही भूल जा रहे हैं हम लोग, कैसे करें? हम डिस्कशन करेंगे ये कैसे अगले 10 से 15 दिनों में इन सारी चीज़ों से जो है हम लोग क्या हम ऐसा करें कि भाई साहब इन चीज़ों का कुछ सॉल्यूशन भी हमको मिले और जो भी अगले से 10 से 15 दिन है वो हमारे बेस्ट आउटपुट निकल के आए। तो क्या कम से कम इतना हम पढ़ के जाएँ कि भाई साहब हमारे जो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है वो बढ़िया तरीके से हम बेस्ट आउटपुट के साथ हम लोग निकाल पाएँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि धीरे-धीरे वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, जेईई मेंस की जो डेट है वो हम लोगों के करीब आती चली जा रही है और अब बस ज़्यादा नहीं, बस 10-15 दिन बाकी रह गए हैं जेईई मेंस की डेट में। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और एक स्वाभाविक सी बात है कि जैसे-जैसे दिन अब आगे बढ़ते चले जाएँगे, आपको जो वो कहते हैं ना सर डर लग रहा है, सर बहुत डर लग रहा है, तो धीरे-धीरे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होता चला जाएगा। आप लोगों को जो है काफ़ी हद तक कुछ ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि सर मैं क्या बताएँ सर, बहुत ही नर्वसनेस फ़ील हो रही है सर। सर ऐसा लग रहा है सर पूरा का पूरा पढ़ लिया, लेकिन जो है फिर याद आता है लगता है सर कुछ भी नहीं पढ़ा सर। कभी लगता है पूरा पढ़ लिया, कभी लगता है कुछ भी नहीं, कभी लगता है फॉर्मूला याद नहीं हो रहा था, फॉर्मूला ही भूल जा रहे हैं हम लोग, कैसे करें? तो सर रायता इतना फैला पड़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा रायता फैला पड़ा है, इसको समेटो तो वो रह जाता है, उसको समेटो तो ये रह जाता है। आई होप इसी चीज़ को लेके आप लोगों की जो है इसी दौरान आपकी प्रिपरेशन इन्हीं चीज़ों से लड़ते गुजरते हुए आगे बढ़ रही होगी। तो आज हम इस छोटी सी तो आज हम जो है इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ये कैसे अगले 10 से 15 दिनों में इन सारी चीज़ों से जो है हम लोग क्या हम ऐसा करें कि भाई साहब इन चीज़ों का कुछ सॉल्यूशन भी हमको मिले और जो भी अगले से 10 से 15 दिन है वो हमारे बेस्ट आउटपुट निकल के आए। तो पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स में कौन-कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ठीक? सबके बढ़िया तरीके से उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए और हम उन गलतियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि जो गलतियाँ अक्सर पिछले साल काफ़ी स्टूडेंट्स ने की थी, ठीक? और फिर उनको उस बात का एहसास नहीं था कि यार हम ये गलती कर रहे हैं, बाद में जब एहसास हुआ तो काफ़ी वक़्त निकल चुका था। तो उन सारी बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कि सर फिजिक्स में कौन-कौन से चैप्टर्स सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं, कौन-कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है भाई साहब, कौन-कौन सबसे क्यों क्या कम से कम इतना हम पढ़ के जाएँ कि भाई साहब हमारे जो जेईई मेंस का एग्ज़ामिनेशन है, वो बढ़िया तरीके से हम बेस्ट आउटपुट के साथ हम लोग निकाल पाएँ। तो मेरे भाई सबसे पहले ध्यान से सुनो, कुछ चैप्टर्स के नाम मैं बता रहा हूँ जैसे हीट हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक? ये जो चैप्टर्स हैं, केटीजी थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट पूरा आ गया इसके अंदर। ये जो चैप्टर्स हैं भैया बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसके अंदर कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं, उसके बारे में बात करूँगा थोड़ी देर के बाद। पहले आप ये चाहो तो टॉपिक नोट कर लीजिएगा। इनको अच्छे तरीके से हीट के अंदर पूरा हीट आ जाता है, हीट ट्रांसफर आ जाता है, कैलोरीमेट्री आ जाता है। ये वाला पोर्शन हो चुका है आपका। केटीजी थर्मोडायनामिक्स हो गया, इनके सारे फॉर्मूले जितने भी हैं और मॉडर्न फिजिक्स। ये आप एकदम प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले तो आप भैया इनको खत्म करो। बिलीव मी, कम से कम 8 से 9 सवाल तुम्हें यहीं से देखने के लिए मिलने हैं। देख लेना भाई साहब, कम से कम 8 सवाल तुझे देखने के लिए मिलेगा, मतलब 30% पेपर तो तेरा यहीं से आ जाएगा, ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है सर। फिर हो सके तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इसको खत्म कीजिएगा। अब जैसे जैसे हीट है, हीट में ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड है, तो आप वो सारे के सारे फॉर्मूले रफ कॉपी पे लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, जैसा अगला केटीजी थर्मोडायनामिक्स है। केटीजी थर्मोडायनामिक्स काफ़ी हद तक ग्राफ पे डिपेंडेंट है और ग्राफ के साथ-साथ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। सारे फॉर्मूले आप लोग रफ कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि भाई साहब वॉल्टन का फॉर्मूला क्या होता है, एडियाबैटिक में वॉल्टन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्टन बाय गैस एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा होता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होता है, डेल्टा यू के वैसे फॉर्मूला एनएफआर डेल्टा टी बाई 2 होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। उस प्रकार के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं एक बार रफ कॉपी पे, मतलब कॉपी बंद करो और रफ कॉपी पे लिख के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गामा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये सारी चीजें जो है थर्मोडायनामिक्स में आप बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएंगे। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में बेटा सही बात बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आने हैं। सबसे पहले तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आप जरूर करके जाइएगा। ज्यादा देख हर मॉडर्न फिजिक्स के हर छोटे-छोटे आर्टिकल्स में आपके सामने फॉर्मूले मिलने वाले हैं। सपोज मैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले रेडिएशन प्रेशर, उसमें जितने भी कि भाई फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, या एक सोर्स है उससे लगातार फोटोन निकल रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे होंगे, पी अपॉन एच सी बाई लैम्डा, जो इस टाइप के जितने फॉर्मूलेस थे वो अच्छे फॉर्मूलेस बढ़िया तरीके से आप रखो, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आप दूसरे चैप्टर के भी जाते हो जिसका नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वहाँ पे लैम्डा होता था, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, या एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू आपने देखो काइनेटिक एनर्जी को हम ई इंटू वी नॉट लिख दिया करते थे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से हम लोगों ने बी
पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सलेट करवाया। इसके बाद बोले सर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन दे दिया, ड्यूटेरियम दे दिया, अल्फा पार्टिकल दे दिया, इनके डी ब्रोगली वेवलेंथ को रेशियो कंपेयर करा दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बेटा अच्छे से जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आप आगे जाते हो अगला बोहर्स मॉडल आई होप आप सबको उसके फॉर्मूले याद होंगे ऑलरेडी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते ही हो। फिर एक्सरे हो गया, एक्सरे का जो सिंपल फॉर्मूला है, ये मत सोचिएगा कि सर एक्सरे इस साल सिलेबस से हट के आया सर, इस मेंशन नहीं है, मेंशन तो पिछले साल भी नहीं था बेटा, पढ़ के जाओ, 2-4 फॉर्मूले उससे ज्यादा नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है कि वो तेरा 2-3 दिन खा जाएगा, मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम है, 15-20 मिनट का टाइम अगर तमीज से पड़ेगा तो एक्सरे तो रिवाइज कर सकता है। उसके बाद फिर आपका जो न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी पोर्शन हट चुका है, इसलिए आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़नी है। आपको वहां पर बस बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके किस प्रकार हम लोग जो है एनर्जी रिलीज वगैरह निकाला करते थे, वो एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो ये पोर्शन तो मान ले, बिलीव मी, कम से कम जो है 7 से 8 सवाल तो तुझे यहाँ से मिलते, अब वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे अगर आपको चैप्टर करो तो फिर एक काम करो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाओ और पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट तक, ये पूरा का पूरा एक साथ खत्म करो। एक साथ खत्म करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा एक ही दिन खत्म करो, आप 4 दिन का टाइम निकालो, अभी 10 दिन आपके बचे हुए हैं, और उस 4 दिन में ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिज्म, ये पूरा कैपेसिटर, ये पूरा का पूरा कोशिश कीजिए कि आप जो है पूरा का पूरा रिवाइज। इसमें जितने भी क्लास में बड़े-बड़े सवाल कराए हैं वो सारे सवाल आप छोड़ सकते हो। इसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं, स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपको हर चीज, और पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं अगर कह दूं रिंग है ना भाई, तो रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। इन्हें सिमिलर मैटर, अगर मैं रिंग में करंट आई फ्लो करा दूं ना और मैं तुझसे कह दूं बता दे यहाँ पर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे वैल्यू कितनी आती थी। उनके ग्राफ सबके गॉस लॉ पे बेस्ड, उस प्रकार एम्पेयर्स लॉ पे बेस्ड जितने भी ग्राफ वगैरह थे सारे बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैट में गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कंडक्टर होगा तो अंदर कितनी होगी, बाहर कितनी होगी, कैपेसिटर है, कैपेसिटर में भाई साहब ए सर सी की वैल्यू क्या होती है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। सर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो बताओ सी के साथ क्या होगा, सर बैटरी लगा दी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा सर। उसके बाद 2 कैपेसिटर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते थे, C1V1 + C2V2 / C1 + C2, वो या C1V1 + C2 बीच में माइनस भी आता था, C1V1 - C2V2 / C1 + P2। ये किस कंडीशंस में आते हैं, जब पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो C1V1 + C2V2 / C1 + C2 आता था। तो इस प्रकार के जितने भी हीट लॉस कैसे निकालेंगे, या कैपेसिटर के पेट में कितनी एनर्जी होती है, बोले सर हाफ Q² होती है, हाफ CV² होती है। वही इंडक्टर के पेट में कितनी एनर्जी होती है, बोला हाफ Li² होती है, ठीक। तो इस प्रकार से जितने भी RL सर्किट हो गया, RC सर्किट हो गया, सर RC सर्किट में Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, Q बराबर Q0 1 - e की पावर माइनस t अपॉन ताऊ जी। उसी प्रकार सर यही सवाल अगर डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में पूछते तो फिर Q बराबर Q0 e की पावर माइनस t अपॉन ताऊ आता। करंट का क्या फंक्शन होता है, RL सर्किट में करंट का क्या फंक्शन होता है, t = 0 पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, सब वायर की तरह बिहेव करता है, t = 0 पर t = इन्फिनिटी पर कैपेसिटर टूटे वायर की तरह बिहेव करता था। इंडक्टर वाले केस में ये सारे रिजल्ट उल्टे हो जाया करते थे। मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भैया करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। मैग्नेटिज्म में किस जगह पर कैसे आप ये निकालोगे कि भाई साहब कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आर की वजह से कितनी होगी, रिंग की वजह से कितनी होगी, और उसके साथ जो है उसके बाद अगर इनफाइनाइट शीट है उसकी वजह से कितनी होगी, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये सारे फॉर्मूले बढ़िया तरीके से आप शानदार तरीके से बेटा रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद किसी मैग्नेटिक फील्ड हमने चार्ज को फेंक के मार दिया तो बता दो भाई साहब उसकी रेडियस कितनी होगी, R बराबर mb/qb। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया और सपोज उसको किसी एंगल पे भेज दिया तो पिच कितनी होगी। इस प्रकार के जितने क्वेश्चन है बेटा बढ़िया तरीके से आप वहां पे रिवाइज कर लीजिएगा। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गोल गोल घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2πm/qb। रेडियस कितनी होगी, R बराबर mb/qb। तो अगर मैं कह दूं भाई साहब एक हम लोगों ने सपोज 2 चार्ज पार्टिकल भेज दिया, एक अल्फा पार्टिकल भेज दिया, कोई दूसरा भेज दिया, तो बता दो रेडियस का रेशियो कितना होगा। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ जोड़ देगा कि भाई साहब जब फोटोन आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो बता दो R मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। तो इस प्रकार के बेटा जितने क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, बोले I × A होता है। मैग्नेट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इट इज सिमिलर केस जैसे हम लोग बोला करते थे सर डाइपोल के द्वारा एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल के द्वारा एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp/r³ होता था और इक्विटोरियल पे kp/r³ होता था, और किसी जनरल पोल पे kp/r³ 1 + √3 cos²θ। इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं समझ में, अब मैं बोलता रहूं तो भाई साहब आधा घंटा निकल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो है बढ़िया तरीके से बेटा शानदार तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल सेम होता है ग्रेविटेशनल आल्सो, और मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कितनी होती है ये एक बार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिमिलरली चार्ज एक सपोज करंट कैरिंग वायर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है IL × B।
ठीक है, किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो तो उस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क बराबर m क्रॉस b। ठीक, तो इस पे बेस आप जो है सिंपल सिंपल छोटे-छोटे सवाल आप क्या कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से सेकंड स्लॉट में आप रिवाइज कर लीजिएगा। वहीं आप जाते हो अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट में भाई साहब क्या पावर फैक्टर होता है, कैसे आप लोग जो है यहाँ पे आरएल सर्किट में जो है अगर एलसी ऑसिलेशन में क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन बेटा बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया तेरा दूसरा। थर्ड प्रायोरिटी पे मैं बोलूंगा, फिर आप जाएगा बाकी बचे कुछ चैप्टर्स पे। हाँ, इसमें एक और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड है, क्या एनर्जी डेंसिटी होती है, वो सारी चीजें आप सबसे पहले रिवाइज कर लीजिएगा, सबसे पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं उसके बाद आप उन बाकी, क्योंकि बाकी चैप्टर्स काफी बड़े बड़े हैं, आप उनको, जैसे ऑप्टिक्स हो गया बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ठीक है, ऑप्टिक्स में सारे जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले एक बार याद कर लीजिएगा, क्या कौन कौन से फॉर्मूले थे। उसके बाद आपका आता है वेव। वेव में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड होकर पढ़ना। क्या सब वेव की क्वेश्चन दे दी, बता दो उसमें वेलोसिटी कैसे निकालोगे। सब साउंड वेव में क्या होता था कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम होता था। ठीक, ये आपसे बोला जाए रस्सी है, रस्सी में सपोज नीचे झटका मार दिया तो बता दो टेंशन किसी जगह पे टी है तो उस जगह पे वेलोसिटी वेव कितना होगा भैया, अंडर रूट टी बाई म्यू होगा। तो इस पे जितने जितने सिंपल सिंपल सवाल बन सकते हैं वो एक बार जरूर कर लीजिएगा। ऑर्गन पाइप वाला पार्ट हो गया, ऑर्गन पाइप हो गया, रस्सी फिक्सेड बोलते हैं, ये रस्सी एक तरफ बंद है एक तरफ खुली है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रस्सी दोनों तरफ बंधी हो और पाइप दोनों तरफ खुला हो, दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट एक जैसे आते थे। अंतर इतना है कि वहां पर वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाई म्यू और वहां वेलोसिटी होती थी अंडर रूट गामा टी बाई एम। साउंड में वेलोसिटी अंडर रूट गामा टी बाई एम होती थी। तो ये जितने कौन सा हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन, कैसे होगा, किसका ओवरटोन किसके हार्मोनिक के बराबर कर दो तो लेंथ की रेशियो बता दो, इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं वो आप बढ़िया तरीके से बेटा रिवाइज कर लीजिएगा। सारे ये फॉर्मूला ओरिएंटेड है, इसमें आपको दिमाग थोड़ा सा कम लगाना है और रिजल्ट आपको थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई साहब अगर सपोज सीओपी है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक तरफ बंद है, तो मैं तुझसे पूछूं बता दे सेवंथ हार्मोनिक कितना होगा, तो तू बोलेगा 7b/4l। इस प्रकार से आपकी बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बीट बीट क्या होते हैं भैया, f1 - f2 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर वेव ऑन स्ट्रिंग में भी कुछ फॉर्मूले आएंगे कि भैया एक लूप बन गया है तो स्टैंडिंग वेव सपोज बन गया, तो बता दो कितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे वहां पर। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन दे देता था, बोले लिखता बाई बराबर 4a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। अब कह देगा भैया बता दो कि अगर 10 मीटर की रस्सी है और के की वैल्यू दे देगा 10 मीटर की रस्सी है, तो बता दे नंबर ऑफ लूप कितने होंगे। तो वहां पे हम लोग kx से होता था, उसमें k को 2π/λ करके लैम्डा निकाला करते थे। या लोकेशन ऑफ नोट पूछ लेगा तो जो साइन के एक्स वाला टर्म है उसको जीरो कर दो, देख लेना जो इस टाइप के क्वेश्चंस के थे। वहां पे एक्स की जिन वैल्यूज आएंगी वो वहां पर जो है जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होता था उनको हम लोग नोट बोला करते थे, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता था तो उसको हम लोग एंटी नोट बोला करते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से ये वाले सवाल नोट निकालना, एंटी नोट निकालना, नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ एंटी नोट, दो नोट के बीच का मिनिमम सेपरेशन, दो नोट के बीच का, या फिर जो है कह देगा भैया 10 मीटर की लेंथ की रस्सी है, बता दे टोटल नंबर ऑफ नोट कितने होंगे इस पे। तो इस स्टैंडिंग में तो इस टाइप के सवाल बेटा बढ़िया तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल लंबे चौड़े नहीं आते, सवाल डायरेक्टली आते हैं। उसी प्रकार रेजोनेंस कॉलम ट्यूब हो गया, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब को मतलब समझ जाओ, आप कह देगा भैया पहला जो रेजोनेंस मिला है वो 50 सेंटीमीटर में मिला, दूसरा जो 70 पे मिला है, तो बता दो तीसरा कहां मिलेगा। एक छोटा सा रिजल्ट आता था उसमें, सिंपल एक छोटा रिजल्ट आता था, क्या सर L1 + x = λ/4, और दूसरे रेजोनेंस के लिए आप लिखते थे L2 + x = 3 λ/4। सॉल्व करके x निकाल देते, x को हम लोग बोला करते थे क्या, एंड करेक्शन, और इसी x की वैल्यू 0.6r बोल दिया करते थे, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब हुआ करता था। तो इस प्रकार से वेव वाला चैप्टर जो है बेटा आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहेगा, क्योंकि इसमें आपको दिमाग कम लगाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ना है। ठीक, बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा। उसी प्रकार वेव ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स में जो है सबसे पहले वाईडीएससी में जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जितने भी काम के फॉर्मूलेस है कि भाई साहब बताओ पांचवा मिनिमा कहां बनेगा, छठा मैक्सिमा कहां बनेगा, दूसरा मैक्सिमा और चौथा मिनिमा के बीच का गैप कितना होगा, और जो है फ्रिंज विड्थ कितना होता है, लैम्डा डी होती थी, अगर लैम्डा को बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा, अगर आपने व्हाइट लाइट यूज कर दी फिर क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा कैसे दिखेगा, बोले पूरा का पूरा व्हाइट दिखेगा। ठीक, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, अब इसमें हाई-फाई लेवल पे मत जाइएगा, सिंपल लेवल पे जाइएगा। अब जैसे स्लैब लगाने वाले सवाल हो गए, तो उसमें आप इतना जा सकते हो कि भाई साहब ऊपर स्लैब लगा दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां जाएगा, नीचे स्लैब लगा दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां जाएगा। ठीक, या फिर सोर्स को नीचे शिफ्ट कर दिया तो सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो जाता था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बेटा वो एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो गया, उस पर जस्ट एक फॉर्मूला कि भाई बस इतना देख ले, मैक्सिमा कहां बनना है, मिनिमा कहां बनना है, बस खत्म कहानी। ठीक, कि भाई साहब अगर रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो जब सपोज एक मैं थिन फिल्म ले लूं, लाइट यहां से एयर में थिन फिल्म है और लाइट को आपने फेंक के मारा और रिफ्लेक्ट हो गया भैया सेम मीडियम में चली गई, तो वहां पर क्या होता था, 2 म्यूटी बराबर, ठीक है, पार्ट डिफरेंस आता था 2 म्यूटी बराबर n लैम्डा करते थे, तो ये मैक्सिमा का रिजल्ट नहीं होता था, मिनिमा का रिजल्ट होता था। ठीक, वहां पर रिजल्ट उल्टे हो जाते थे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, क्योंकि जब भी कभी डेंसर मीडियम से लाइट कभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट में एडिशनल पाई का फेज डिफरेंस आ जाता था। ठीक, डिफ्रैक्शन के सिंपल फॉर्मूला भी सवाल हो गए, सिंपल ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल हो गए जो आपकी क्लास में कराए गए, ये आप बढ़िया तरीके से बेटा रिवाइज कर लीजिएगा। बिलीव मी, जितना मैंने बोला है सही बात बता रहा हूं मैं, आज की क्लास में जो टर्म्स मेरी जबान से निकले हैं ना, कम से कम 15 से 16 सवाल हो सकता है
मोस्ट प्रोबेबली तुझे कोई से भी पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। 15 सवाल तो तुम मान ले, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो एक इनको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से इनको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपकी आती है मैकेनिक्स। तो मैं बोलूंगा मैकेनिक्स को आप आखिरी में उठाइए। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स में कुछ गारंटी नहीं ले सकते कि तूने क्वेश्चन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो वजह, दोनों वजह है। पहली वजह तो ये है कि हो सकता है कि आपने ठीक से मैकेनिक्स ना पढ़ी हो, सीधी सी बात है, ठीक। या हो सकता है मैकेनिक्स में सच में कोई टफ सवाल आ जाए, ऐसा होता भी है कभी कभी, सच सच में काफी टफ सवाल आ जाता है। मैकेनिक्स में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी मुश्किल सवाल पूछ सकता है वो एक तरीके से, ठीक। तो अगर आपने ठीक से मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है पूरे साल, तो कोई बात नहीं बेटा, अब तू रिजल्ट ओरिएंटेड होकर पढ़ लेना। जैसे कोलिजन हो गया भाई साहब, कोलिजन बढ़िया तरीके से पढ़ के जा। जैसे रोटेशन में, रोटेशन अगर किसको अच्छे से आता है तो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के जाओ। और अगर सपोज रोटेशन में थोड़ा डाउट रहता है तो भैया जैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला हो गया, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन हो गया, एक्सेलरेशन नीचे जे sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर होता था, एक्सेलरेशन कितना होगा, इस टाइप के जो रिजल्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया भाई साहब, किसका मोमेंटम जैसे कितना होगा, कैसे कैसे इंटीग्रेशन पे भी छोटे मोटे सवाल, इनकी आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे सवाल हो गया, टॉर्क टू आई अल्फा पे सवाल हो गया कि भाई साहब फिक्स एक्सिस में सीधा टॉर्क तुझसे निकलवा लिया और अल्फा पूछ लिया, और अल्फा पूछने के बाद कुछ भी पूछेगा भाई 10 सेकंड के बाद ओमेगा बता दे, काइनेटिक एनर्जी बता दे। इस प्रकार के जितने क्वेश्चन है बेसिक बेसिक सवाल, वो बेटा एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। उसी प्रकार सेंटोमास में सबके लोकेशन ऑफ सेंटोमास तुझे पता होनी चाहिए। कोलिजन बहुत शानदार तरीके से पढ़ के जाना। ऑब्लिक को चाहे तो थोड़ा सा स्किप कर सकता है क्योंकि ऑब्लिक जेमीन्स के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी लॉस कितना होगा, ये सारे कि भाई साहब एक मास से दूसरे मास से टकरा गया, बताइए टोटल एनर्जी लॉस कितना होगा। तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चन है बेटा बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करके जाइएगा। उसके बाद पीछे थोड़े जाएंगे वर्क पावर एनर्जी में, पावर के बारे में, जो पावर होता है, पावर से रिलेटेड जितने फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला रिवाइज करके चले जाना। वर्क एनर्जी थ्योरम को एक दो बार देख लेना। मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एलोकेशन द स्प्रिंग पे बेस्ड जितने सवाल हैं वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस फोर्स के बीच का रिलेशन कि बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया, उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकलवा लेगा तुमसे, माइनस नहीं भूलना है ऐसे सवालों में। कभी कभी एसएचएम के साथ रिलेट कर देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। सर्कुलर मोशन में एटी, एसी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बेसिक सवाल जिसमें हम लोग क्या करते थे, एफबीडी बना के सेंटर की तरफ जितने फोर्सेस होते हैं उन सबका सम एमबी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर दिया करते थे। इसकी प्रैक्टिस करके जाएगा। और बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। बैंकिंग ऑफ रोड में भैया वेलोसिटी की दो टर्म आते थे, एक मैक्सिमम वेलोसिटी, एक मिनिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट आरजी 10 थीटा प्लस 5, और मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट आरजी 10 थीटा माइनस 5। ये वाले या लेवल लोड पे अगर गाड़ी मोड़नी है तो बताओ कम से कम कितनी वेलोसिटी होकर सेफली टर्न हो जाए, जिसमें हम म्यू एमजी बराबर एमबी स्क्वायर बाई आर किया करते थे। तो इस प्रकार के जो पोर्शन है वो आप सर्कुलर मोशन बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो पोर्शन है पीछे और थोड़ा पीछे चलते, फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन और एनएलएम अच्छे तरीके से करके जाना है क्योंकि यहां से सवाल आते हैं बेटा। जेईई मेंस का बहुत फेवरेट है। इसमें अक्सर मोस्ट इंपोर्टेंट जो मुझे लगता है वो लगता है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में खूब सवाल पूछता है। इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करा दिया, ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी ऊपर की तरफ, तो पूछेगा भैया बता दे कितनी देर में रेस्ट पर आ जाएगा, कितनी देर में लौट के वापस आ जाएगा। तो ये इस टाइप के जितने सवाल है वो आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाएगा। या ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले सवाल हो गए। एनएलएम में इक्विलिब्रियम वाले सवाल हो गए। थोड़े सूडो फोर्स के बेस कंसेप्ट भी पूछ सकता है कि भाई साहब एक सपोज पैराबोला शेप है और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो बता दो जो मास है वो कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम पर है। तो भाई साहब उस पे जाके बैठेगा, पीछे सूडो फोर्स देगा एमए और एफबीडी बना के फोर्स को बैलेंस कर देगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहे हैं वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये तो हुआ जो मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट है। और भाई बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ये भी आप कर लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप ये तो जरूर करें या ये गलतियां ना करें। जैसे कि पूरे साल में, सॉरी टू से, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं उसमें कम से कम 70% बच्चे ऐसे होते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है, जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं होती है। मतलब वो बैठ के देखते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं काफी बच्चों से इस टाइम पे जो मैं कनेक्टेड हूं, काफी बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि वो बैठ के देखते हैं। पूरे साल उन्होंने बैठ के देखा है, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी खुद से, उन्होंने टीचर से मेहनत करवाई है, उन्होंने खुद मेहनत नहीं करी है, ठीक है। उन्होंने उनके खुद की मेहनत पर देखने की मेहनत हुई है। उनको अगर समझ में आ रहा है ना तो उनको ऐसा एहसास होता है कि भाई साहब उनको समझ में आ रहा है, मतलब अब वो सवाल कर लेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। कायदे में क्या है, कायदे में यह है वो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, वो क्वेश्चन तो टीचर कर रहा है। टीचर ने सॉल्व कर करके दिखा दिया, तुमने देख लिया, हाँ 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 समझ में आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे भाई वो टीचर ने किया, आपने नहीं किया है। जब आप सॉल्व करने जा रहे हो क्वेश्चन को तो फिर आप गलती कर रहे हो, ठीक। आपसे वैल्यू पुट नहीं हो रही ठीक से, आप यूनिट में गलती करते रहे हो, आप गोला गलत भरते रहे हो, आप फॉर्मूला गलत अप्लाई करते रहे हो, आप फॉर्मूला भूल जा रहे हो कि भाई साहब ये आर स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी में आर स्क्वायर होता था, आर होता था, जी ऊपर होता था, जी नीचे होता था, ईटा ऊपर होता था, ईटा नीचे होता था। बिलीव मी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब देख टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 जी रो एस माइनस रो एल आर स्क्वायर अपॉन ईटा,
मैंने अगर एक सवाल दे दिया और उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, वही सेम सवाल अगर मैं डाटा चेंज करके दूं तो कम से कम 30 से 40% बच्चे वो लास्ट तक आंसर ठीक निकाल ही नहीं पा रहे हैं, निकाल ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनकी वो प्रैक्टिस नहीं है कि आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर करके कैलकुलेट कर करके उस डाटा के साथ आप खेल पाओ और टिल द लास्ट जा पाओ। तो बेटा अब जो अगला 10-15 दिन बचा है, जो भी बचा है, आपको अगर किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है तो आपको ये ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे साल भर आपके सर लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमने नहीं किए। समझ में आ रही बात? अब जब तुम करने जाओगे ना तो तुम्हें एहसास होगा कि भाई ये क्या है, ये तो मुझसे गुणा भागी नहीं हो पा रही ठीक से, मैं तो सिली मिस्टेक्स कर दे रहा हूं, मैं तो आंसर नहीं निकाल पा रहा हूं, मेरे एक सिंपल सा फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल जो आता है वो आप गुणा भाग करके नहीं कर पाते। हो सकता है मेरी बात किसी को लग रही है क्या फालतू की बात है, हो सकता है कुछ लोग हंस भी रहे हैं उसमें से, लेकिन तू देखना जब तू कोई सा भी तू जेईई का पेपर तू देखे आएगा तो 25 में से 16 से 17 सवाल तुझे फॉर्मूला ओरिएंटेड मिलेंगे। 16 से 17 सवाल करने का मतलब हो गया अगर उतना सही कर देते और 2-3 सवाल तूने और सही कर दिया तो बहुत इजीली 70 नंबर कोई भी एक बच्चा लेके आ सकता है। लेकिन देख लेना 30 से 40 मार्क्स के अंदर रहने वाली जो जनसंख्या होगी वो कम से कम 70% होगी, तो देख लेना। और हर साल यही होता है, क्योंकि वो जनता जब होती है, जब क्लास में पढ़ती है तो बहुत ज्ञान फैलती है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई होता नहीं है, ठीक। वो हमेशा पूरा टाइम क्या करती है, वो हमेशा बस बैठ के तमाशा देखती है। ये उसने कभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की खुद से कभी कोशिश ही नहीं करी है। उसने हमेशा ये कि सर पीवाई क्यों कराते हैं भाई साहब, सर दिखा दें कैसे होता है पीवाई क्यों, सर लिख लिख के दिखा दें, सर सॉल्व कर करके दिखा दें। पूरा साल पूरा टाइम उन्होंने इसी चीज में जो है एक तरीके से निकाला है, और सर लोगों ने भी भाई साहब भले चाहे कोई प्रेशर हो उनके ऊपर, भले जो भी इशू है, सर लोगों ने भी ये काम किया है। तो इस वजह से होता क्या, पढ़ने वाला बच्चा तो भाई साहब निकल जाता है बढ़िया तरीके से, सही तरीके से पढ़ा है, लेकिन बाकी जिन बच्चों के अंदर ये आदत पड़ गई होती है, उन्होंने अपने नोट्स नहीं बनाए, उन्होंने बैठ के तमाशा देखा है, अब जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना तो उनसे सवाल नहीं बनते। अब वो बोलते हैं सर सब पढ़ा तो सब है सर, ऐसा लग रहा सब कुछ भूलते जा रहे हैं, सर सर आता तो है लेकिन आंसर नहीं आ रहे, सर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बेटा परफॉर्म तो तब करेगा ना जब तूने खुद से प्रैक्टिस की हो। तो अब जो 10-12 दिन बचे हैं, पेशेंस रखना है, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और फेस कर, इसका कोई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। इसका सॉल्यूशन ना ही टीचर के पास है, ना ही किसी, इसका सॉल्यूशन तेरे पास है। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ो, उसकी लैंग्वेज देखो, फॉर्मूला देखो, वहां से डाटा पिक करो, वैल्यू पुट करो। अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना सीखो, कैसे उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। अगर सपोज कोई भी यूनिट उठपटांग से सीजीएस सिस्टम में दे दी कैसे, तो उसको देखो, पता चला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट जो है सीजीएस सिस्टम में दे दी और आपने इस तरह के सवाल देखे नहीं है पहले, या किसी और फॉर्म में उसने देख लिया कि ये गलती करवा सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन को बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से खुद से खुद से। तो अगले जो 10 से 15 दिन है मेरे भाई, वो आपकी खुद की प्रैक्टिस वाले सवाल है कि खूब जितने ज्यादा से ज्यादा आप सवाल लगा सकते हो लगाओ। बिलीव मी, जब तू पेपर अगर जब तू प्रैक्टिस करेगा तुझे खुद रियलाइज होगा कि सर अगर 10 सवाल होने वाले थे जो कि हो मैं कर सकता था, उस 10 में से मैं 5 ही कर पा रहा हूं, 5 तो मुझसे गलती हो जा रही है, सिली मिस्टेक्स हो जा रही है। और सिली मिस्टेक्स कभी मिनिमाइज, कभी जीरो नहीं होती है, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि आप जो है उसको बढ़िया तरीके से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मतलब अब जो वक्त है, अब जो 10 से 15 दिन का वक्त है, रेदर देन आप नोट्स में ज्यादा खो जाओ, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोल रहा हूं, नोट्स के क्वेश्चन को बार बार वो उसको रटो बैठ के, उससे बेटर है आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चन खुद से लगाओ। क्योंकि जो नोट्स में कराए हुए सवाल हैं वो तो ऑलरेडी आपके कहीं ना कहीं जहन में बस चुके हैं, आपको बस चुका भैया ये करना ये आ जाएगा। लेकिन जब सवाल आता है, डाटा चेंज करके आता है, तब आपको क्लिक नहीं करता है। क्लिक करता है तो आप उसमें वैल्यू गलत पुट कर देते हो, और वैल्यू गलत, और फिर आप बाद में कहते हो सर ये तो वहां तो आंसर ही ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक, क्योंकि ये बात सच है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात सच ना होती तो भाई साहब जो फिजिक्स का पेपर आजकल पूछा जा रहा है, कम से कम 60 से 65 नंबर के सवाल ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अगर 10 से 12 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें से 8 से 9 लाख बच्चे तो इतने नंबर लेके आते हैं ना। लाते ही नहीं है, लाने वाले बहुत कम है, बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि लाने वाले बस वही बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत की होती है, पूरे साल उन्होंने रफ कॉपी पे क्वेश्चन को सॉल्व किया होता है, खुद से सॉल्व किया होता है। टीचर पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा, टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं वो कंसेप्ट समझने के लिए कि सर आप हमें कंसेप्ट समझाओ, आप हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप कराओ, आप हमें अलग अलग प्रकार के सवाल कराओ, और जो पीवाईक्यूज में आए हुए सवाल है वो तो हम खुद से करेंगे, वो हम खुद से करेंगे। नहीं होगा सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है भाई साहब, और जहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, अगर पूरे साल आपने काम नहीं किया है तो बेटा अब जाके करो। पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती, जैसे जैसे अब सपोज 15 दिन बचे हैं, हर अल्टरनेट डे आपको एक पेपर देना है, हर अल्टरनेट डे एक पेपर देना है मेरे भाई। तो क्योंकि काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे
वो कहेंगे सर हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, हमसे टाइम गड़बड़ हो गया, हमने पता चला जो है इसमें इतना ज़्यादा समय दे दिया, फिर उतना समय नहीं देना चाहिए था, एक सब्जेक्ट में ज़्यादा समय चला गया, कौन सा सवाल छोड़ना था ये हम लोग नहीं डिसाइड कर पाए, गलत सवाल से भिड़ गए, उसने हमारे 10-15 मिनट खा लिए, हम वहाँ पे डिमोटिवेट हो गए। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो तू जेईई मेंस के मेन एग्जामिनेशन फेस करता है, तो बेटर है वो अभी फेस करो। तो अभी कोई एक चैप्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, उससे बेटर है कि आप जेईई मेंस में जितने अभी पेपर्स आए हुए हैं पुराने, कोई भी रैंडम 7-8 पेपर उठा लीजिए और हर अल्टरनेट डे एक पेपर दीजिए, बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह। देन यू विल रियलाइज कितना बड़ा डिफरेंस है पढ़ने में और एग्जाम में परफॉर्म करने में। और ये गलतियां बेटा आप ही दूर करोगे। सिंपल सी बात है, वह बल्ला लेके 1T1 खेलते रहो आप घर के अंदर, ठीक है, ये नेट पे प्रैक्टिस करते रहो उसमें, और मेन मैदान में, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है। ये आप जानते हो कि मेन मैदान में भैया ऐसा नहीं है कि बल्ले से एकदम बॉल ऊपर उठा दी तो कैच आउट भी हो जाते हैं, रन आउट भी हो जाते हैं। इन बातों का भी ध्यान देना पड़ता है। क्लियर है? आप तक आपने क्रिकेट मैच देखा है, लेकिन बेटा खेलने के लिए क्रीज पे बल्ला लेके उतरना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप पहले काम तो सारे पीवाईक्यूज खुद से ज्यादा पीवाईक्यूज खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, और दूसरा काम ये कीजिए कि जो हर अल्टरनेट डे 3 घंटा आप निकालिए, और 3 घंटे में जो जेईई मेंस के पेपर आए हुए हैं, अब इसमें कुछ बच्चे बोले सर हम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का पीवाई मॉक टेस्ट हम लगा लें क्या? मेरे हिसाब से आप उसको स्किप कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका लेवल जो होता है वो जेईई मेंस से थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा होता है, तो उसमें काफी क्वेश्चन इररिलेवेंट टू द जेईई मेंस होते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। आस पड़ोस में जितने भी आपके सामने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर सबके मॉक टेस्ट चल रहे होते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो इतने टफ होते हैं कि बच्चों के 10% नंबर नहीं आते, 10% 15% नंबर नहीं आते, बच्चा वैसे डिमोटिवेट हो जाता है, कहता है भैया सर जब मेरे यहाँ 10-15% मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं वहां कैसे 70-80% लेके आऊंगा, 60% कैसे लेके आऊंगा? उसका वैसे ही मन नहीं करता पढ़ने का, ना पढ़ने का मन करता है, एग्जाम देने का मन करता है। तो इन दैट केस मैं बोलूं कि उनका पेपर ऑलरेडी टफ है, अब क्यों बना दिया, ये उनको सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोच रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। हो सकता है उनको अपनी मार्केट में प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, इसलिए पेपर थोड़ा सा अपर साइड बना दिया है। तो इसलिए मैं बोलूंगा जो सच्चाई है तेरी जेईई मेंस का आए हुए पेपर है, जो जेईई मेंस का आए हुए पेपर है, जो पिछले 4-5-6 साल में पूछे गए हैं, उसमें से कोई एक पेपर पिक कर लो और उसको बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरीके से आप दो, क्योंकि आपके सामने उसी प्रकार की बॉल जो है, उसी प्रकार का जो है, तो समझ होता है ना, उसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ आपको इस साल भी डील करना है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। तो बजाय इसके कि आप मॉक टेस्ट करो, उससे बेटर है कि आप जो पीवाईक्यूज आए हुए सवाल है जेईई मेंस के, आप उनकी प्रैक्टिस करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने पढ़ने का जो लेवल है, पढ़ने का जो टाइमिंग है, उसको बेटा बिल्कुल जो है परफेक्ट कर लीजिएगा। सपोज किसी बच्चे का पेपर सुबह होता है, ठीक, मान के चलो उसका पेपर सुबह है, तो प्लीज आप लेट नाइट स्टडी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर सपोज आपका पेपर सुबह है, आप मॉर्निंग में आपका पेपर है, और आप जो है अब आप क्या कर रहे हो, रात के 5-5 बजे तक रोजाना पढ़ रहे हो, रोजाना आपकी आदत 5-5 बजे तक जागने की हो गई है, तो सेम चीज पता चला उस दिन भी ऐसी हो गया कि तुम्हारा इस साल काफी बच्चे थे ऐसे, मेरे ऑफलाइन क्लास में, सॉरी ऑनलाइन क्लास में मैंने इस साल प्रयास में लिया, काफी बच्चों ने ये बात बोला था, जब उनसे पूछा था मैंने पहले, बोले सर बिल्कुल सही कह रहे हो, सुबह हमारा पेपर था 7 बजे हमको उठना था और 5 बजे तक हमें नींद ही नहीं आई। तो भाई तू बता था 5 बजे तक तू सोएगा नहीं, ठीक, और 7 बजे तू पेपर देने जा रहा है, तो 2 घंटे की नींद लेके अगर तू जाएगा तो भैया सिली मिस्टेक्स तो होगी। फिर तो 2 + 2 = 4 की बजाय 2 + 2 = 6 करके आएगा, फिर तो सिली मिस्टेक्स भी होगी, सवाल भी गलत भरेगा, फॉर्मूला भी गलत वैल्यू पुट करेगा। तो इसके लिए अब आपको अपनी स्लीपिंग साइकिल थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। जिन बच्चों का सुबह पेपर है वो रोजाना रात के 10 से 11 बजे सोने की आदत डालें, और जिन बच्चों का पेपर शाम को है, शाम को सपोज 2 से 5 किसी का पेपर है, तो वो 2 से 5 शाम को पढ़ने की आदत डालें। उस टाइम पे आपका दिमाग बढ़िया चलना चाहिए, उस टाइम पे आपकी जो बॉडी साइकिल है इतना शानदार हो कि बॉडी को समझ में आ जाए भैया मेरे पढ़ने का वक्त आ गया है, ठीक। ये नहीं कि भाई साहब शाम को पेपर है 2 से 5 और रोजाना आपकी आदत है 2 से 5 सोने की। अगर आपने 2 से 5 सोने की आदत बना रखी और 2 से 5 ही आपका पेपर है, तो उस दिन भी आपकी बॉडी उस हिसाब से ही वर्क करेगी। फिर आप मत कहिएगा बाद में मेरे सिली मिस्टेक्स हो गए, मेरे सिली मिस्टेक्स हो गए। तो बेटा इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए। आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी आपको। तो चलो आगे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए। और ये सेशन आपके लिए कितना अच्छा रहा, कितना मजेदार रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो है जैसे कि हाँ, एक चीज और बच गई है बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि काफी बच्चों को ये लगता पढ़ तो रहे हैं लेकिन भूलते जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ तो सब कुछ दिया लेकिन भूलते जा रहे हैं। सर क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं कहता हूं इसका सोल्यूशन बेसिकली ये है, जब भी कभी डिमोटिवेट हो, जेईई मेंस का क्वेश्चन उठा के देख ले। सबसे पहला, जब भी तुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, चुपचाप जेईई मेंस के पेपर उठाओ और जेईई मेंस के पेपर उठा के चेक कर लो भाई साहब कि भाई साहब किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, देखना तुझे बहुत अच्छा फील होगा। पहली बात। दूसरी बात, रफ कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। ये नहीं कि भाई साहब आज आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है खत्म कर लिया, अब इस चैप्टर को आपने छोड़ दिया, भाई अब तो आगे हमको पूरा आ गया, भाई पूरा आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक चैप्टर है सपोज केमिकल बॉन्डिंग, आज आपने बढ़िया तरीके से कवर कर लिया, अब भैया आ गया, भैया अब तो आ गया, अब तो नहीं पढ़ेंगे, अब तो सीधा जेईई देने, जब जेईई देने जाएंगे तब पढ़ेंगे। नहीं, अगर कोई चैप्टर आज आपने कवर किया है, बिलीव मी 2 से 3 दिन के अंदर तू 70 to 80% चीजें उसकी भूल जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं। इसलिए जो आज किया है उसको आप कल भी पढ़ो।
उसको आप कल भी रिवाइज करो। ठीक है, आज तूने जब पढ़ा हो तो 4 घंटे लगे होंगे, लेकिन कल जब तू उसको रिवाइज करेगा तो मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे। परसों जब तू उसको रिवाइज करेगा तो 10 मिनट लगेंगे। उससे अगले दिन अगर तू रिवाइज करेगा तो 5 मिनट लगेंगे। तो अब पढ़ के फेंकना नहीं है, अब पढ़ के कैच करके कैरी करके आगे चलना है। मतलब आप पढ़ो, रिवाइज करो चीजों को, और रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जो आपने कल पढ़ा था उसको आज फिर से आप रिवाइज करो। मतलब मैं तो बोलूं, एक नया चैप्टर पढ़ने से अच्छा है, उसको छोड़ दे, नया चैप्टर पढ़ने से अच्छा है जो अभी तक चीजें पढ़ा है उसको अच्छे से कैरी करके, उसको अच्छे से संभाल के आगे जाओ। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो, जो भी आपने आज पढ़ा है उसको कल जरूर रिवाइज करें, परसों जरूर रिवाइज करें, उससे अगले दिन भी रिवाइज करें। जैसे जैसे आप उसको रिपीटेडली रिवाइज करते चले जाओगे तो देखना तेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जब एक बार सारे रिजल्ट और फॉर्मूले तेरे दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाएंगे ना, यार ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है, तो डेफिनेटली तेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर तू जेईई मेंस का पेपर भी देख लेगा बीच बीच में, भैया ऐसा पेपर आ रहा है, ये तो मैं फोड़ दूंगा यार। ठीक, तो अगर ऐसा रहेगा तो ऑब्वियसली तू थोड़ा मोटिवेटेड भी रहेगा और सच्चाई से अवगत भी रहेगा। और तेरी मेहनत जो है, जाहिर सी बात है, जब पढ़ने का मन तो तब करता है ना जब हमको पॉसिबिलिटी दिख रही हो। तो जब तेरी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखती रहेगी तो तू मेहनत भी खूब मेहनत से करेगा। तो चलो फिर, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, 30 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट बार किसी दूसरे लेक्चर में, किसी दूसरे मुद्दे को लेके। और कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, को आपको लग रहा हो कि सर इस बात पे वीडियो बना दीजिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि हाँ सर इस मुद्दे पे बता दीजिए, सर हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम और इस पे कोई वीडियो बना दीजिएगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर पॉसिबल हुआ तो उस पर हम लोग जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए समाधान निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।